सो लेट्स सी, अपना लास्ट क्लास का क्वेश्चन क्या हो चुका था, इलस्ट्रेशन नंबर 3 किया था। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड यानी प्रोविजनिंग से रिलेटेड डिस्कशन किया था, उसी को कंटिन्यू करता है। सबसे पहले देखो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नंबर 1, स्टैंडर्ड के लिए कितना बनाना था अपने को, प्रोविजनिंग रेट्स क्या था, पहले चेक कर लो कि वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है या फिर नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो 0.4 रहता है स्टैंडर्ड के लिए, और नॉन सिस्टमेटिक के लिए 0.25। पीरियड्स का ध्यान रखना है, उसमें 3 मंथ है और एक में 6 मंथ है। 3 मंथ है तुम्हारा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमेटिक के लिए 6 मंथ रहेगा। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड है, बनाना किसके लिए, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो रेट रहेगा मेरा 0.25। सब स्टैंडर्ड के लिए 10%, डाउटफुल सिक्योर्ड अप टू 1 ईयर 20%, more than 1 but less than 3 30%, then 50%, unsecured 100, loss 100। ठीक है, अब इसी को एज ए सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट करना होता तो 0.25 की जगह 0.4 हो जाता, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ये है आपका कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। देन नंबर 5 भी देखो, उसमें सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट दोनों के लिए बनाना है प्रोविजन। तो कुछ नहीं करना, जस्ट रेट्स पुट ऑन कर देना। इफ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो 0.4 बनेगा, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो 0.25 फॉर द स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड के लिए 10%, डाउटफुल सिक्योर्ड अप टू 1 ईयर 20%, doubtful secured more than 1 less than 3, more than 3 50, unsecured 100, loss 100। इतना सा एग्जाम में करके आने का आपको 5 मार्क मिलता है, बस प्रोवाइडेड आपको रेट्स ध्यान में रहे। एग्जाम में क्वेश्चन रीड करने में गलती मत कर देना, फोकस रखना सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है नॉन सिस्टमेटिकली। अब डिपॉजिट टेकिंग नॉन डिपॉजिट कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नंबर 4, लास्ट क्लास में जो ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, फिर से और एक क्वेश्चन है, स्टार्ट करो आप लोग। ठीक है, ट्राई बाय योरसेल्फ, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, फिर अपन साथ में करेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपने को, LK Finance Limited is a non-banking finance company. It provides you with the following information regarding its outstanding amount of rupees 400 lakh. Total outstanding है 400 lakhs। इसका कुछ कुछ बाइफिकेशन अपने को दिया हुआ है। ठीक है, of which installments are overdue on 400 accounts for last 1 month। उसमें से 400 अकाउंट्स, कितना रुपीस का, अमाउंट रिकवरी ओवर ड्यू 80 लाख, यानी 80 लाख है लास्ट 1 मंथ, तो इसको अपन स्टैंडर्ड कैटेगरी में दिखाएगा। देन ऑन 24 अकाउंट्स फॉर 2 मंथ्स, जिसका वैल्यू है 48 लाख, 48 लाख भी मेरा स्टैंडर्ड कैटेगरी में जाएगा बिकॉज इट इज अप टू 2 मंथ्स। ये ड्यू डेट से 1 मंथ, ये ड्यू डेट से 2 मंथ्स ही हुआ है, लेकिन हम लोग को बनाना है फॉर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। फॉर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट ड्यू डेट से लेके 3 मंथ्स तक आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड कैटेगरी होता है। नेक्स्ट आगे रीड करता है, डन डन ऑन 10 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 मंथ्स, अमाउंट ओवर ड्यू 40 lakhs, and on 4 accounts for more than 3 years, amount overdue 40 lakhs already identified as substandard। बोलते हैं ऑलरेडी हम इसको सब स्टैंडर्ड में मान चुके थे, अब उससे भी कितना हो गया है, मोर देन 3 इयर्स कैटेगरी में डालना है। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू है मेरा, 40 lakhs, ये चला जाएगा मोर देन 3 इयर्स डाउटफुल वाला कैटेगरी में। वो रह गया एक मेरा जो
ऑन 10 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 मंथ्स है, अमाउंट ओवरड्यू 40 lakhs, ठीक है, उसके बारे में नीचे में कुछ लिखा हुआ है। एंड वन अकाउंट ऑफ 20 lakh which has been identified as non recoverable by the management, वन अकाउंट ऑफ ₹20 lakh, 20 लाख तो क्या हो गया, लॉस एसेट। देन आगे क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द 10 अकाउंट्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 30 मंथ्स, 6 अकाउंट को ऑलरेडी हमने सबस्टैंडर्ड मान चुके हैं एंड उसका अमाउंट है 12 lakh फॉर मोर देन 12 मंथ्स एंड अदर्स आर आइडेंटिफाइड एज सबस्टैंडर्ड एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। देखो साफ साफ बोल दिया, जो ऊपर में 10 अकाउंट था जिसका 40 लाख का वैल्यू, उसमें से 6 अकाउंट को हम ऑलरेडी सबस्टैंडर्ड मान चुके हैं, अब उससे 12 महीना आगे चला गया, यानी उन 12 lakhs को, हाँ क्या चीज, ये प्रिंटिंग एरर होगा, हाँ सो ये 12 lakhs को किस में कैटेगराइज करना है, 6 अकाउंट्स जो ऑलरेडी सब स्टैंडर्ड बन चुका था, अब मोर देन 12 चला गया, यानी ये कितना हो गया, 0 to 1 year, 0 to 1 year, और उसमें से 40 lakhs में से 12 lakh तो यहाँ आ गया, बचा कितना 28 lakhs, वो कहाँ जाएगा, वो मेरा सब स्टैंडर्ड में रहेगा। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है। अब इस सबको क्रॉस वेरीफाई करें तो 400 lakhs बन रहा है क्या, 400 minus 80 minus 48 minus 40 minus 20 minus 12 minus 28, 172 नहीं आ रहा है ना, तो 172 बैलेंसिंग फिगर ये किस में जाएगा, स्टैंडर्ड में, और रेट्स अपन पुट कर देगा। आई बात समझ में? इसी टॉपिक्स प्रोविजनिंग से रिलेटेड अपन कंपाइलर का क्वेश्चंस देखता है, वो सारा खत्म करता है, फिर एक छोटा सा पोर्शन है आपका हायर परचेज से रिलेटेड। जब एक एनबीएफसी हायर परचेज देता है तब वहां पे रेट्स कुछ और तरीके से अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले कंपाइलर का क्वेश्चंस कर लेता है। See, one more important part of this chapter, provisioning for hire purchase and leased asset. if कोई भी एनबीएफसी कंपनी ने हायर परचेज या लीज एसेट का काम करता है तो उस कंडीशन में उन लोग प्रोविजनिंग कैसे करता है। पहला चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रोविजनिंग के नॉर्म्स दिए हुए हैं हायर परचेज और लीज एसेट के केस में, वो क्या है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर में है, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स नहीं है, नेट बुक वैल्यू है, नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, क्या बोला, इफ आपका हायर चार्ज या फिर लीज रेंटल ओवर ड्यू है, हायर चार्ज और लीज रेंटल ओवर ड्यू है अप टू 12 मंथ्स, ठीक है। नॉर्मली ये सब क्या है, बड़ी बड़ी एसेट्स होती है, हम लोग 1 महीना 2 महीने के लिए बहुत कम लेते हैं, 1 साल तक का पीरियड रहता है, तो इसको यदि ढंग से याद रखना है तो हम लोग क्या याद कर सकते हैं, ये 12 का मल्टीपल्स है, 12 का मल्टीपल मतलब 12 का टेबल है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 एंड मोर देन 48, ठीक है, ऐसे याद रख सकता है। पहले क्या है, अप टू 12 मंथ्स तक कितना है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं बनाना। फिर 12 से 24 मंथ्स हुआ तो हम लोग को 10% प्रोविजन बनाना है, 24 मंथ से 36 मंथ्स हुआ देन वी विल क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 40%, देन 36 से 48 70% एंड मोर देन 48 मंथ्स हुआ तो 100% प्रोविजन अपन बनाएगा। तो 10 40 70 100, देखो या 30 का गैपिंग चल रहा है, 30 का गैपिंग है, तो इसको याद कर लो, फिर 30 ऐड करते जाना, ठीक है। ड्यूरेशन कैसे है, अप टू 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 36, 24 सॉरी 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, तो 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36, 36 से 48, मोर देन 48, ठीक है। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट, नॉर्मली ये नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन खुद आपको कैलकुलेट करके देता है, बिकॉज 5 मार्क का क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन खुद आपको कैलकुलेट करके देगा, आपको जस्ट
ये परसेंटेज पुट करना होता है कंसिडरिंग दिस ड्यूरेशन। क्लियर है? देखो इसके ऊपर अपना इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। बताएगा नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना वो भी मैं बता दूंगा। अब देखो क्या है, Pupil Financial Limited is an NBFC providing hire purchase solution for acquiring consumer durables. Hire purchase तो प्रोविजनिंग हायर परचेज एंड लीज एसेट वाला लगेगा। क्या था 0, 10, 30, 40, 10, 40, 70, 100। ठीक है, 0 से 24, 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36, 36 से 48, मोर देन 48। तो देखो यहाँ एलसीडी टेलीविजन अप टू 12 मंथ्स है, तो क्या रहेगा, किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर या नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट? ठीक है, तो इसका कितना परसेंट होगा, 12 से 24, 10, 24 से 38 मंथ्स तक यदि होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, कितना 40%, 40%। तो यहाँ पे अप टू क्या है 36 मंथ से नीचे ही है ये, तो ये मेरा कौन सा आएगा 24 से 36 के बीच में, तो 40%। देन फॉर 45 मंथ्स, यानी ये क्या हो गया 36 से 48 के बीच में हो गया, सो इट विल बी क्लियर है? हाँ 5 मार्क का ही आता है। और एक क्वेश्चन था इंस्टीट्यूट का मॉड में, सेम है, कितना कितना होगा फटाफट बता दो मुझे। 0, ठीक है, बैंकिंग कंपनी को इसमें अपन मिक्स नहीं करेगा। आया समझ में ये वाला चीज? इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ अपना कंपाइलर में है, वो फटाफट देखो और खत्म करो। काफी रिपीटेटिव क्वेश्चंस है। सी इलस्ट्रेशन नंबर 7 हमने इनकम रिकॉग्निशन वाला पार्ट पढ़ा था कि एडवांसेस के केस में इंटरेस्ट होगा, परफॉर्मिंग है तो अक्रूवल, और नॉन परफॉर्मिंग है तो कैश बेसिस। शेयर्स है तो डिविडेंड राइट टू रिसीव वो जब होगा, और डिबेंचर्स बॉन्ड्स के केस में इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे। यहाँ पे देखो क्या बोला, XYZ लिमिटेड इज एन NBFC रजिस्टर्ड विद RBI एज अ नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनी है। Its main activity includes issuing terms loan of different tenures. One of its major customer ABC Limited is engaged in the business of manufacturing. However, due to fall in demand and non-recovery of existing trade receivable, ABC Limited is facing working capital difficulties. As on 31st of March 11, outstanding amount in respect to ABC Limited is as under: principal amount outstanding for more than 8 months 250 lakhs. ठीक है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज ऑन द अबाउ 30 lakhs, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज 30 लाख का ड्यू चल रहा है। तो क्या ये एनपीए क्लासिफाई हो चुका है? बिकॉज क्वेश्चन देखो लास्ट का 2 लाइन, ये कंपनी कौन सा एनबीएफसी क्या है, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। इफ नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो 6 महीना तक हम लोग देखता है। यहाँ पे क्या हो गया, ड्यू डेट से लेके 8 महीना हो चुका है। तो XYZ Limited is following accrual system of accounting for its income. Following the same, the company has accrued 30 lakh as interest income in the financial statement. क्या करना चाहिए उसको, अक्रूवल बेसिस फॉलो नहीं करता है जब आपका कोई भी एसेट्स एनपीए बन जाता है, तो कैश बेसिस फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे इसने गलत किया है, यही चीज आपको लिखना था। आपको पहले वो चार्ट बनाना है, ठीक है। इंटरेस्ट के केस में परफॉर्मिंग एसेट्स है तो अक्रूवल बेसिस, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है तो कैश बेसिस, ठीक है। कब परफॉर्मिंग रहता है और कब नॉन परफॉर्मिंग बन जाता है। देन यहाँ पे आपको साफ साफ लिखना था कि ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स हो गया ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एनपीए, एनपीए को क्या होगा, विल नीड टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए,
और एनपीए के केस में वंस एन एसेट बिकम्स एन एनपीए, कोई भी इनकम होता है वो रिकॉग्नाइज करता है कैश बेसिस पे। तो अपने को क्या करना है, XYZ stop accruing further interest accrual on term loan of ABC. Also 30 late accrued but not realized need to be reversed. आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, अब देखो हमने एक चीज लिखा था यहाँ पे हायर परचेज के केस में, क्या लिखा है, हायर चार्ज और लीज रेंटल में नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन किसके बनता है, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट। कभी कभी आपके पास ये नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट नहीं रहेगा तो आप कैसे निकालोगे, जो टोटल इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है ड्यू प्लस नॉट ड्यू, सारा का सारा, मतलब जो करंट ईयर में फॉल हो चुका है और जो अभी तक फॉल नहीं किया उसको लेके, उसमें से अनमैच्योर्ड फाइनेंस चार्जेस, अनमैच्योर्ड का मतलब क्या, जो फ्यूचर का है अभी तक आया नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग अनमैच्योर्ड। उसमें से बेसिक प्रोविजन माइनस करेगा तब जाके अपना नेट बुक वैल्यू आता है एसेट्स का। बेसिक प्रोविजन मतलब उस इंस्टॉलमेंट्स, उस एसेट्स के ऊपर भी हमने कुछ ना कुछ प्रोविजंस बनाया होगा, ठीक है, जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स देखा था, तो तब जाके मेरे पास आएगा नेट बुक वैल्यू। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये लिख के रखना कि नेट बुक वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। और नीचे देखना बेसिक प्रोविजन कैसे बनाते हैं हम लोग, जितना अपने इंस्टॉलमेंट ड्यू कर दिया या फिर रिसीव नहीं हुआ, मतलब ओवर ड्यू है, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, वो प्लस जो फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है वो सारा अमाउंट, टोटल वैल्यू पता चल गया। उसमें से अनमैच्योर्ड फाइनेंस चार्जेस, मतलब जो फाइनेंस चार्जेस हमने क्रेडिट नहीं किया पीएनएल, अनमैच्योर्ड का मतलब है फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर, ये क्या हो गया, फ्यूचर से रिलेटेड होता है, जो मुझे ईएमआई फिक्स कर देता है, लेकिन जो ईएमआई फ्यूचर में आएगा तो उस ईएमआई में इंटरेस्ट एलिमेंट होगा, उस इंटरेस्ट एलिमेंट को अपन बोलते हैं अनमैच्योर्ड फाइनेंस चार्जेस, यानी उसको तो हम करंट ईयर पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, इनकम नहीं मानेंगे, तो बोलता है उसको हटा दो, फिर उस एसेट्स के ऊपर जितना डेप्रिसिएशन है वो हटा दो, तो आपका बेसिक प्रोविजन का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यदि आप एनबीएफसी इतना पढ़ लोगे तो मोर देन एनफ है। मैक्सिमम 5 मार्क का क्वेश्चन का वेटेज अभी तक देखा गया है, हाँ कभी कभी चांसेस है कि 10 मार्क का मिल जाएगा, बट इतना ही है। एनबीएफसी प्रॉपर्ली एक दो बार आप नोट्स को रिवाइज करना, जितने क्वेश्चंस स्टडी मेट में प्रॉपर्ली करना और कंपाइलर के क्वेश्चंस करना है अपने अच्छे से, उतना कर लिया तो मोर देन एनफ है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।